सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कर्तव्य की विवेचना करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। मंत्रिपरिषद आमतौर पर उन सरकारी मंत्रियों से बनी होती है। सरकारी मतलब जो जनता जिसे चुनकर भेजती है उसे ही सरकारी मंत्री बोलते हैं दोस्तों, जो एक मंत्रालय के लिए जिम्मेदार होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श यानी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत जैसे इतने बड़े देश को चलाना केवल एक या दो लोगों का यानी सरकारी लोग जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बस की बात नहीं हो सकती है, तो उन्हीं की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होती है। परंतु मंत्रिमंडल ही एक सर्वोच्च इकाई के रूप में भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन करता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सरकार मंत्रिमंडल को अलग अलग इकाई में बांट देती है जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत होती है यानी कार्य करती है विकास का। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद की आत्मा कहा जाता है। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, मंत्रिमंडल की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है नीति निर्धारण संबंधी शक्तियां। मंत्रिमंडल के द्वारा वित्त, गृह, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सुरक्षा आदि सभी विभागों की नीति निर्धारित की जाती है तथा सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर मंत्रिमंडल विचार करती है। अब देख रहे हैं दोस्तों कि मंत्रिमंडल की भूमिका कितना महत्वपूर्ण होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र वित्त का हो, गृह मतलब घर का हो, व्यापार का हो, वाणिज्य का हो, उद्योग का हो या फिर देश या विदेश की समस्याओं को लेकर हो। इन सभी समस्याओं का समाधान मंत्रिमंडल बैठकर आपस में सलाह मशवरा करके कर लेती है। केवल विचार ही नहीं दोस्तों, निर्णय भी लेती है। संकट काल के समय भी मंत्रिमंडल शांति स्थापित करने के संबंध में नीति निर्धारण करता है। अतः नीति निर्धारण पर मंत्रिमंडल का एकाधिकार मतलब एक तरफा अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नियुक्ति संबंधी शक्तियां एवं कार्य। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के नाम पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, राजदूत, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। मतलब हर तरह के नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही और उनके विचार विमर्श के द्वारा ही की जाती है। तीसरा पॉइंट है वित्तीय शक्तियां। मंत्रिमंडल का देश के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वित्त का मतलब होता है दोस्तों पैसे से संबंधित सभी चीजें। देश की वित्तीय नीति निर्धारित करना मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है तथा देश की प्रगति करने के लिए योजनाएं बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना मतलब उसे लागू करना मंत्रिमंडल का ही उत्तरदायित्व होता है। देश के वार्षिक आय व्यय का बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का ही होता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन भी मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देना। परामर्श मतलब सलाह देना। मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के सहायता एवं परामर्श के लिए किया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श की उपेक्षा नहीं कर सकता यानी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है क्योंकि वह उसे मानने के लिए बाध्य है।
मतलब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात माननी ही होगी। संकट काल में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करके मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करती है। आसान भाषा में देखा जाए दोस्तों तो मंत्रिपरिषद के बिना एक देश का सही से संचालन, सही से विकास कभी भी नहीं हो सकता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना। मंत्रिपरिषद नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना मंत्री का कार्य ही है। आसान भाषा में समझाया जाए दोस्तों तो देश में जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, बिना मंत्रिपरिषद के संभव ही नहीं है। अगर दोस्तों मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, निष्कर्षतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं वह किसी अधिनायक से कम नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियों पर कई तरह की पाबंदी है। अतः मंत्रिमंडल शासन का सर्वोच्च अंग होता है। इसको मंत्रिपरिषद की आत्मा भी कहा जाता है।